हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 4 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जिनको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं उनको डिस्कस किया था, जिसमें से पहला था इफ, दूसरा था इफ एल्स, तीसरा था इफ एल्स और चौथा था स्विच केस। इन चारों कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनसे रिलेटेड एक प्रोग्राम को भी सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि आखिर किस तरीके से इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ और तरीके देखेंगे जिनका यूज़ करके हम लोग जावा प्रोग्राम के अंदर कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है नेस्टेड इफ, और जो दूसरा है वो एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इस ऑपरेटर का यूज़ करके भी आप लोग बस एक लाइन के अंदर कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स में मैंने टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड इफ से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। आप इन नोट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ, देखो नेस्टेड इफ का यूज़ हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर तब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन बनानी होती हैं। सपोज करो आपके पेरेंट्स ने आपके सामने एक कंडीशन रखी कि जब आपकी जो एज है वो 18 प्लस हो जाएगी, साथ ही साथ अगर आप अपने 12th में 90 प्लस मार्क्स को सिक्योर करते हो तब मैं आपको बाइक दिलवा दूंगा। मतलब कि जो पहली मेजर कंडीशन ये आपके पेरेंट्स ने आपके सामने रखी कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपके 12th में मार्क्स भी 90 प्लस होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो उस केस में आपको बाइक मिलेगी। तो यहाँ पर एक है मेजर कंडीशन, और मेजर कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है। अगर आपको इस तरीके की कोई कंडीशन अपने जावा प्रोग्राम के अंदर बनानी होती है तो उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को बना सकते हैं। जावा प्रोग्राम में आपको कई बार ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे जहां पर आपको एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन बनानी पड़ेगी। उस केस में आप हमेशा नेस्टेड इफ का यूज करिएगा। अब इनका यूज किस तरीके से करते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ का 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, और तीनों तरीकों को यूज करके हम लोग कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जो हमारी पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग इफ का यूज करते हैं। तो हम लोग इफ के अंदर एक और कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर ये वर्क कुछ इस तरीके से करता है कि जब हमारी जो पहली कंडीशन है वो होगी ट्रू, तो उस केस में ये एक और कंडीशन को चेक करेगा जो हमने इसके अंदर लिख रखी है। अगर ये भी कंडीशन होगी ट्रू तो उस केस में स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि हमारा प्रोग्राम पहले तो एक कंडीशन चेक करेगा जो कि मेजर कंडीशन होगी, उसके बाद वो एक और कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो उस केस में स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये जो हमारा एल्स पार्ट वाला है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हमारी मेजर कंडीशन ही फॉल्स होती है तो। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग इफ को छोड़ के एल्स के अंदर एक और कंडीशन को ऐड कर दें। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो हमारा एल्स पार्ट करता है एग्जीक्यूट। जब ये एल्स पार्ट की जो अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर आकर वो एक और कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो उस केस में हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। देखो, इसको हम लोग यूज तब करते हैं जब हमारे प्रोग्राम जो हमें बनाना है वो हमसे कुछ इस तरीके की कंडीशन रखता हो कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो, और फॉल्स होने के बाद भी कोई कंडीशन अप्लाई होती हो। अगर आपको कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपकी मेन कंडीशन फॉल्स हो, बट फॉल्स होने के बाद भी अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो उस केस में हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, तब हम लोग इस सिंटैक्स का यूज करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड मैं प्रोग्राम भी प्रैक्टिस वीडियो में आपको कराऊंगा, तो आप वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा तरीका इसको यूज करने का ये होता है कि जो हमारी पहली कंडीशन है, मतलब कि हमारी इफ वाली, उसके अंदर भी हम लोग एक कंडीशन को ऐड कर दें, और जो हमारी लास्ट कंडीशन है मतलब कि एल्स वाली, उसके अंदर भी हम लोग इफ कंडीशन को ऐड कर दें। इस तरीके से भी हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। ये वर्क कुछ इस तरीके से करता है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में वो एक और कंडीशन को चेक करेगा। अगर मेरी ये भी कंडीशन ट्रू करेगी तो उस केस में ये जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी मेन कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ये एल्स के पास आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर मेरी ये वाली जो कंडीशन है
वो होती है ट्रू, तो उस केस में स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग इसका भी यूज करके अपने जावा प्रोग्राम के अंदर कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे जिनका यूज़ करके हम लोग नेस्टेड इफ को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं और कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस वीडियो में देखेंगे, जो कि इस वीडियो के जस्ट बाद ही आने वाली है, जिसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम को कराने वाला हूँ। टर्नरी ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर आपको जावा लैंग्वेज के अंदर मिलता है, जिसका यूज़ करके आप लोग जावा प्रोग्राम के अंदर कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो। आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके जो कंडीशन बनाते हो या फिर स्विच केस का यूज़ करके जो कंडीशन को क्रिएट करते हो, उसको आप लोग एक लाइन के अंदर बना सकते हो अगर आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होता है जो लोग जावा लैंग्वेज का यूज़ करके सीपी करते हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, जो जावा लैंग्वेज का यूज़ करके सीपी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो इफ़ लिखते हो, फिर उसका स्टेटमेंट लिखते हो, फिर एल्स लिखते हो, फिर एल्स का स्टेटमेंट लिखते हो। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा। इसके लिए आपको इतना बड़ा इफ़ एल्स लैडर बनाना पड़ता है। उस चीज़ को आप लोग एक लाइन में कर सकते हो अगर आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हो। कैसे, इस चीज़ को चलो देखते हैं। सो यार, ये है सिंटैक्स टर्नरी ऑपरेटर का। ये एक अनोखा और इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जावा लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर 3 ऑपरेंड का यूज़ होता है, मतलब कि 3 एक्सप्रेशन का यूज़ होता है। कैसे, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं इक्वल टू। इक्वल टू के बाद हम लोग इसमें 3 एक्सप्रेशन को पास करते हैं। पहले और दूसरे एक्सप्रेशन के बीच में ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला साइन है वो लगता है, और दूसरे और तीसरे एक्सप्रेशन के बीच में ये जो कोलन है ये लगता है। कुछ इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है उसको लिखते हैं। अब देखो इसका यूज़ किस तरीके से होता है, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। होता ये है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है, इसकी जगह पे हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है वो कंडीशन होती है ट्रू, तो ये जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी। जो मैंने बताया उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्सप्रेशन नंबर 1 की जगह पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब ये जो कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, तो ये जो एक्सप्रेशन नंबर 2 के प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इस वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी। बट अगर ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होती है फॉल्स, तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन नंबर 3 है, इसके प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये एक प्रोग्राम का एग्जांपल है जो कि ये पता करने के लिए काम आएगा कि दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। इस चीज़ को हम लोग इफ एल्स का भी यूज़ करके कर सकते हैं, बट देखो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके इसको हम लोगों ने एक ही लाइन में कर दिया। देखो यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया इंट सी, और उसके बाद हम लोगों ने लिखा इक्वल टू। यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन नंबर 1 की जगह पे हमने ये कंडीशन दे दी। कंडीशन ये है कि a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू होगी ट्रू, मतलब ये कंडीशन होगी ट्रू, नहीं तो होगी फॉल्स अगर a की जो वैल्यू है वो b से छोटी होगी। अब देखो यहाँ होगा ये कि अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, तो उस केस में c की वैल्यू हो जाएगी a। बट अगर इस कंडीशन होती है फॉल्स, इस कंडीशन की जो वैल्यू है वो होती है फॉल्स, मतलब कि a छोटा होता है b से, तो उस केस में c की वैल्यू हो जाएगी b। मतलब कि कंडीशन ट्रू, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू सेट हो जाएगी इस वेरिएबल की वैल्यू। बट अगर कंडीशन होती है फॉल्स, तो उस केस में b की वैल्यू हो जाएगी c की। मतलब कि आप इस सिंटैक्स से समझ सकते हो कि कंडीशन सही, टू की वैल्यू हो जाएगी वेरिएबल की वैल्यू, बट अगर हमारी जो कंडीशन है वो होगी फॉल्स, तो ये वाली वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाती है। चलो यार, ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वाला प्रोग्राम है इसको हम लोग ब्लूजे के अंदर जाकर कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते हैं बहुत ही कम कोड का यूज करके। सो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये फाइंड करेगा कि दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास को क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ बिग स्मॉल इफ। अब मैं इस क्लास को ओपन करके इसके अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, इन कोड को डिलीट करके
जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैंने दूसरे प्रोग्राम से कॉपी कर लिया था, जो मैंने डेज वाला इससे पहले वाली वीडियो में कराया था, उसी को यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अगर आप मेरी वीडियो इससे पहले से देखते आ रहे होंगे तो आपको ये कोड रट गए होंगे। तो मैं बस इसका जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ, बिग स्मॉल इफ। तो अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले यूजर से दो वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले ये वाला जो मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ ये मैं इफ एल्स लैडर का यूज करके बनाऊंगा। इसके बाद वाला जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा और दोनों कोड को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है और किसमें कम कोड का यूज करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल को ले लूंगा, इंट ए कॉमा बी, और क्या करूंगा यूजर से इनपुट ले लूंगा। इन दोनों की वैल्यू को लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ मैं मैसेज दे दूंगा इंटर फर्स्ट वैल्यू FIRST फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिखूंगा a इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, क्योंकि जो मेरा a और b हैं इनका डेटा टाइप है इंट, तो SC डॉट नेक्स्ट INT का यूज़ करके मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ करके कॉपी करूँगा, फर्स्ट की जगह लिखूँगा सेकंड और यहाँ पर एक जगह कर दूँगा b। तो मैंने यूजर से दो वैल्यू को इनपुट ले लिया। अब देखो इफ एल्स का यूज़ करके मैं इस प्रोग्राम को कैसे करता हूँ। मैं लिखूँगा a ग्रेटर देन b, मतलब कि अगर मेरी ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो ये प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे कर दे ये प्लस ग्रेटर, ठीक है। नहीं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा बी बड़ा, SY सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी ग्रेटर। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है इसको मैंने इफ एल्स का यूज करके बना लिया। मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूजर से दो वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू को इनपुट करा लिया और यहाँ पर चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो उस केस में प्रिंट कर दे ए ग्रेटर, नहीं फिर बी की वैल्यू प्रिंट कर दे और कर दे ग्रेटर। मैं इसको करता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि जो मेरा कोड है ये 100% सही है। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक गो टू वाइडमेन और रन। अब मैं यहाँ पर इंटर फर्स्ट वैल्यू में दे देता हूँ 5, दूसरी वैल्यू मैं देता हूँ 4, तो ये देखो 5 ग्रेट है। अब इसी चीज़ को अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके करूँगा, मेरा ये जो मेरा कोड है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ये एक लाइन में ही निपट जाएगा। देखो कैसे निपटता है। मैं क्या करूँगा, एक और नई क्लास बनाता हूँ, देता हूँ बिग स्मॉल टी, इसको मैंने यहाँ लिखा और इसको किया ये डिलीट, और इसका जो कुछ कोड था इस कोड को मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो सिमिलरली मेरे को यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। तो ये मैंने कर लिया कॉपी और इस चीज़ को आके यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। बस इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नहीं तो मेरा जो क्लास है वो कंपाइल नहीं हो, क्योंकि सेम क्लास हो जाएगी जिसकी वजह से ये हमको एरर दिखा देगा। उस नाम की क्लास हमने पहले बना रखी है। तो अब देखो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा। मैं एक वेरिएबल को कर लूंगा डिक्लेयर और मैं लिखूंगा सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैं लिखूंगा ए कोलन बी। अब देखो यहाँ पर होगा ये कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में सी की वैल्यू ए हो जाएगी, अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स तो उस केस में सी की वैल्यू बी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और अभी देखो मैं यहाँ पे करता हूँ सी प्लस GREATER ग्रेटर, और ये मेरा जो प्रोग्राम है वो बन के रेडी है। क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, इसको मैं करूँगा रन और देखना पहली वैल्यू मैं देता हूँ 5, दूसरी वैल्यू में देता हूँ 4, देखो 5 ग्रेटर। दोनों का आउटपुट जो था वो हमारे प्रोग्राम का सेम आया, बट जो हमने कोड बनाया है मैं कोड आपको दिखा देता हूँ इसका। एक ये है जिसको हम लोगों ने इफ एल्स का यूज करके बनाया था, जिसमें हमने इतनी बड़ी लाइन लिखी थी, इफ एल्स लैडर लिखा था, 2 बार मैंने प्रिंट कराया था। बट हमने जब टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके यही काम किया तो हमें कोई कंडीशन नहीं लिखनी पड़ी, कोई इफ एल्स नहीं करना पड़ा, मेरे टर्नरी ऑपरेटर ने ही कंडीशन को क्रिएट कर दिया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें तीसरा वेरिएबल लेना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। नहीं तो आप इसको अगर डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहें तो डायरेक्ट भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने
और इसको मैंने किया यहाँ पे पेस्ट। इस चीज़ को मैं हटा दूँ और इसको कर देता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिया 5, दिया 4, तो देखो 5 आ गया, जो ग्रेटर था वो आ गया यहाँ पर। तो मैं इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो अभी तक ये प्रॉब्लम थी कि हमें एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा पड़ रहा है जिसकी वजह से मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है, वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके अपने प्रोग्राम के कोड को रिड्यूस कर सकते हैं और कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। तो यार ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।